अब इसमें क्या होता है, तीसरा गोल जब सविनय हो गया, दूसरा बात शुरू होता है, फिर धीरे धीरे जाकर 34 में महात्मा गांधी द्वारा सभा स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें रफ्तार नहीं थी, अब जान नहीं रह गई थी और कि उस रफ्तार से लोगों ने इसमें सपोर्ट करे। क्योंकि जब कोई भी आंदोलन लगातार चलता है तो लोग उसमें आक्रोश पैदा रहता है, आक्रोश जोश के साथ उसे अपनी लगन के साथ उसे सफल बनाने का प्रयास करते हैं। फिर जब यह दोबारा रोक कर फिर शुरू किया जाता है उतना रफ्तार नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जिस रास्ते पे चलते हैं भले ही थोड़ा सा लेट से चलिए, लेकिन एक राह से इसमें ऐसा नहीं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक दिन 20 घंटा पढ़े, दूसरा दिन 5 दिन के बाद फिर पढ़े 24 घंटा, फिर 5 दिन बंद, फिर 10 दिन पढ़, ऐसा नहीं। अगर चलना है तो थोड़ा सा ही धीरे ही सही, मगर लगातार चलिए, क्योंकि लगातार जो निरंतरता है उसे बनाए रखने से एक प्रवृत्ति हो जाती है कि हमें 5 घंटा पढ़ना है। अब ये नहीं कि आज 5 घंटा पढ़े, कल पूरा दिन भर सोए, फिर कल पढ़े, फिर 5 दिन ऐसे ही इधर उधर किए, नहीं। पढ़ना है तो 2 ही घंटा 4 ही घंटा, लेकिन निरंतर पढ़ते रहिए। उससे क्या होता है ना कि लगातार करने से कि ये अभ्यास होता है, धीरे धीरे अभ्यास उसकी होने लगती है, और अभ्यास से कोई भी काम हमेशा सफल होते रहता है। आदत बन जाएगी तो आदत धीरे धीरे सफल, अगर सही आदत होगी तो सही सफलता के लिए होगी, अगर गलत आदत हो तो गलत के लिए निर्देश देने लगेगी। तो महात्मा गांधी का यही एक गलती था कि उस आंदोलन को फिर स्थगित करके पुनः चालू किया गया। अगर वो लगातार चलते तो शायद उसमें जो उद्देश्य महात्मा गांधी सोचे थे वह सारी उद्देश्य उस आंदोलन से पूरा हो जाती। देखिए फिर महात्मा गांधी उन्हें 34 में स्थगित करते हैं। देखिए अब जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 में। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होना है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजो मैकडोनाल्ड। कौन थे वहां के पीएम, प्राइम मिनिस्टर? कौन, कहाँ के? इंग्लैंड के। उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजो मैकडोनाल्ड। उस समय नहीं कि पिस्टल चलते नहीं थे, पिस्टल उस समय विपक्ष दल के थे। देखिए हो गया यहाँ तक। 3 लोगों को हमने खो दिया, गरम दल के नेता भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या गुरुदेव को। दुखी होता है कि महात्मा गांधी की थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी गलतियां उन 3 सपूतों को खो दिया एक क्षण में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 से 1931। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। और जो तीसरा होता है 17 नवंबर से 1932 से 24 दिसंबर 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दूसरा में सिर्फ कांग्रेस दल के जाते हैं, प्रथम में नहीं, दूसरा तृतीय में भी नहीं जाते हैं, फिर पुनः तीसरा में और सारे लोग जाते हैं, लेकिन उसमें भी जाते हैं दलित वर्ग के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अब ऐसा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले, प्रथम तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले व्यक्ति कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब 30 में हुआ, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले भारतीय पुरुष डॉक्टर BR अम्बेडकर। दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। अब कांग्रेस के लोग कब जाते हैं? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या देखें, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्थान कहाँ से शुरू हुआ था? या शुरू हुआ था लाहौर पाकिस्तान से। अभी कहाँ? 1931 ईस्वी में, अरे 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था। और 12 बजे रात्रि के समय उसके बाद 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाती है।
पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाती है। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 1930 में 12 मार्च 1930 ईस्वी से साबरमती से दांडी तक। इसके नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी इस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड इरविन जी, लॉर्ड इरविन। और दांडी, इसे दांडी यात्रा के नाम से जाना था क्योंकि साबरमती से दांडी तक चला था, इसलिए इसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, दांडी मार्च। दांडी यात्रा कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। और जो 24 दिन 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी जी चले और 5 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी 1930 ईस्वी में। और 6 अप्रैल को समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। नमक कानून का उल्लंघन होता है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। अब उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रथम हो रहा था 30 में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तीसरा होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जाते हैं, दलित वर्ग के नेता। महात्मा गांधी जी सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं कांग्रेस से। अब उसमें देखिए उस समय तीनों समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के रेमजो मैकडोनाल्ड। देखिए अब जो उसके बाद 1931 में 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन समझौता होता है, जिसमें महात्मा गांधी और इरविन के बीच, महात्मा गांधी और इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच होता है। इसमें 11 सूत्री का मांग किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन भेजना। 11 सूत्री समझौते में कई मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा पूर्ण किया जाता है और कुछ अधूरे रह जाते हैं। उसमें कई महत्वपूर्ण थे, जैसे कि भारत में जो नमक बनाए गए उसका विरोध नहीं करना, भारत में जितने जो नेता को गिरफ्तार किया गया था, जो सभी लोग थे उन लोगों को रिहा करना। तो उसी समय महात्मा गांधी ने एक गर्म दल के नेता को रिहा नहीं करवा कर जाते हैं उन्होंने, जबकि इरविन कहा था कि मैं इन लोग को छोड़ दूंगा, आप जाइए, लेकिन उन लोग को छोड़ता नहीं है। 23 मार्च 1931 को फांसी देता है भगत सिंह, सुखदेव, गुरुदेव या राजगुरु जी को उनको फांसी दे दिया जाता है और जिनकी हत्या हो जाती है। उन लोग के दिवस में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत दुखी की बात थी उस समय, जो तीनों लोग को हमने एक साथ खो दिया। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। उसी समय जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 32 में 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक। तो उसी समय जब तीसरा गोलमेज पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन जब दूसरा बार शुरू किया गया था, उस समय अब महात्मा गांधी जी क्या करते हैं कि पुनः जब वो आंदोलन शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा, उस समय उसमें रफ्तार नहीं रहती है, उसमें उतनी विचारधारा लोगों की नहीं रहती है कि उसे सफल बना। तो फिर धीरे धीरे 24 में उसे 34 जाते जाते उसे फिर स्थगित कर देते हैं महात्मा गांधी। देखिए जो फिर पुनः 1932 ईस्वी में ही महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता और दलित वर्ग के नेता के बीच एक समझौता होता है, जिसका नाम है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसका नाम है पूना समझौता। पूना समझौता कब होता है? 26 सितंबर 1932। 26 सितंबर 1932 ईस्वी में किसके बीच? दलित। देखिए किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी
महात्मा गांधी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच अंबेडकर के बीच किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच दूसरा गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें सिर्फ महात्मा गांधी जी गए थे और तीनों में गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब देखिए जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच होता है पूना समझौता 31 सितंबर 1932 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग के लोगों को उत्थान करना, यानी उन लोगों के भलाई के बारे में कार्य करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग के लोगों को उत्थान करना। यानी यह कहा जाए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन बोल रहे हैं बार वही पूना समझौता जो हुआ था किस वर्ग के लिए हुआ था? तो दलित वर्ग के लिए हुआ था। या इसका मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के विकास के लिए कार्य की जानी, भलाई के लिए कार्य करना। इसका मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग के लोगों का उत्थान करना, लोगों की भलाई करना, विकास करना। उन लोगों को भलाई और विकास के लिए आंदोलन जो समझौता किया गया था, कौन? पूना समझौता, जिन्हें पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ आयोजित हुआ था? पूना महाराष्ट्र में। पूना महाराष्ट्र में किसके बीच हुआ था? साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता किस वर्ग के लिए हुआ था? दलित वर्ग के लिए। इसमें मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण उनके भलाइयों के लिए कार्य किया जाना। लेकिन महात्मा गांधी जी वहाँ पे कुछ विरोध करते हैं। वह सोचते थे कि अम्बेडकर जी अपने अलग नीतियाँ, अपना एक जिस तरह जिन्हा अलग देश बनाने का विचार धीरे धीरे रखना चाह रहा था, उसी समय अम्बेडकर जी दलित वर्ग के नेता न रखें। लेकिन अम्बेडकर जी का ऐसा उद्देश्य नहीं था। उन लोग महात्मा अम्बेडकर जी सोचते थे कि सब लोग मिलकर एक देश के लिए अपनी देशभक्ति एवं प्रेम भाव से सब लोग मिलकर कार्य करें। लेकिन महात्मा गांधी जी सोच रहे थे कि वह अपने जो दलित वर्ग के लिए विशेष अधिकार न दे जाए, इसलिए वह उनका विरोध नहीं करते हैं। उसमें महात्मा गांधी जी कुछ हस्तक्षेप करते हैं, ज़्यादातर हस्तक्षेप करते हैं। हम लोग जो महात्मा अम्बेडकर जी आरक्षण ज़्यादातर दे रहे थे दलित वर्ग के लोगों के लिए, वह उसमें रोकते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी उसका कोई अम्बेडकर जी विरोध नहीं करते हैं, मान लेते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं जो रोक रहा हूँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन लोग के भलाई के लिए कुछ अलग कार्य करूँगा। तो महात्मा गांधी उसी समय एक हरिजन संघ समिति का गठन करते हैं, जिसका नाम से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है हरिजन पत्रिका। उसमें दलित वर्गों के लिए विशेष अधिकार का जिक्र किए थे महात्मा गांधी जी, और उसमें दलित वर्ग के उत्थान के लिए भी कार्य किया गया, उन लोगों को भलाई के लिए भी कार्य किया गया था। तो मुख्य उद्देश्य यही था पूना समझौता का। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच। किस स्थान पे? पूना महाराष्ट्र। इसमें था दलित वर्गों का विकास करना, दलित वर्गों का उत्थान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 1932 हो गया। उसी समय एक पत्रिका महात्मा गांधी जी प्रकाशन करते हैं। उस पत्रिका का नाम क्या है? हरिजन पत्रिका। एक संघ बनाते हैं, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ कब? 1932 में। महात्मा गांधी जी और उसके लिए पत्रिका निकालते हैं, हरिजन पत्रिका, जिसमें दलित वर्गों के लिए विशेष अधिकार हो। हरिजन पत्रिका
का प्रकाशन कौन करते हैं? एमजी महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। देखिए इसमें उन लोग के अधिकारों के लिए चर्चा करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। देखिए अब उसके बाद जो होता है 1933 में जाते जाते असहयोग आंदोलन और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे मंद हो रहा था। फिर 1932 में पुनः जाकर जो महात्मा गांधी हैं उसे स्थगित कर देते हैं। अब फिर 34 ईस्वी में क्या हो जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वह क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से स्थगित हो जाता है। और 34 में ही उस समय बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेसवादी का गठन हुआ था। किसके द्वारा? 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और उसी समय एक पार्टी जयप्रकाश नारायण बनाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत वह जेल में गए थे। उसके बाद जो गठन करते हैं उसका नाम है क्या? जयप्रकाश नारायण जी सविनय अवज्ञा में गए थे, उसमें उसके बाद वह जेल चले जाते हैं। उसके लिए गठन बनाते हैं अपना खुद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस से हटकर एक पार्टी बनाते हैं 33 के बाद, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उससे पहले राष्ट्रवादी, बिहार राष्ट्रवादी कांग्रेस। बिहार में कांग्रेस राष्ट्रवादी का गठन 1934 में एवं सोशलिस्ट एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बनाते हैं कांग्रेस राष्ट्रवादी। बिहार में कांग्रेस राष्ट्रवादी का गठन करते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण 1934 ईस्वी में बिहार में। अब देखिए उसके बाद 1935 में धीरे धीरे फिर द्वितीय विश्व युद्ध की अवहेलना वर्षा के संधि का उल्लंघन कर रहा था कौन? जर्मनी धीरे धीरे उल्लंघन कर रहा था उस समय। फिर 1936 में जो होता है 1929 में ही बिहार में किसान सभा हुआ था। किसान आंदोलन जिसका अध्यक्षता कर रहे थे कौन? शहजादानंद सरस्वती। बिहार में जो 1929 में, देखिए कहाँ बता दें, यहीं पर देख लीजिए 1929 में 1929 ईस्वी में बिहार में किसान सभा का गठन किया गया था। गठन किसके द्वारा? शहजादानंद सरस्वती। शहजादानंद सरस्वती के द्वारा। शहजादानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1929 ईस्वी में किसान बिहार में। अब देखिए 1936 में किसान यूनियन, पूरे भारत में एक किसान का गठन होता है जिसका नाम है अखिल किसान सभा का गठन अप्रैल 1936 ईस्वी में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम कहते हैं आगे, देखिए यह हो गया 1929 में बिहार में
किसान सभा का गठन शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार में 1929 में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। अब देखिए 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। कहाँ पे? लखनऊ में। 1936 में अप्रैल 11 अप्रैल है कि याद नहीं, 11 अप्रैल, अप्रैल है, अप्रैल 1936 में, अप्रैल 1936 में हाँ अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। कब? 1936 में। कहाँ? लखनऊ। में। तो अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है 1936 में लखनऊ में। हो गया। अब उसके बाद 37, देखिए उसके बाद एक आता है 1935 में भारत शासन अधिनियम। प्रमुख रूप से 1935 में भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन लगता है और उसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा आह्वान होता है। और जब आता है 1935 में भारत शासन अधिनियम, उससे भारत के लोगों में रफ्तार विकास के लिए हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे जाते जाते आगे 1940 में आता है अगस्त क्रांति का प्रस्ताव होता है 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में अगस्त क्रांति। तो 1938 हुआ 39 में ही, 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध। अब इसके बारे में हम बोल रहे थे कि अलग अब वीडियो में चर्चा करेंगे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1939 में। 1939। अब देखिए 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 ईस्वी। अब इसी समय एक झटका आता है भारत के लोगों को। लगता है मुस्लिम वर्ग के नेता जिन्ना ने, बहुत सारे लोग मिलकर उसमें एक अलग से पाकिस्तान शब्द की पहली बार मांग की गई थी। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द की मांग 1940 ईस्वी में चौधरी रहमत अली 1940 ईस्वी में चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द की मांग। पाकिस्तान शब्द की मांग। यानी 1940 में चौधरी रहमत अली के द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी कि एक भारत पाकिस्तान, जिस तरह भारत एक अलग राष्ट्र है उसी तरह पाकिस्तान भी एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। चौधरी रहमत अली के द्वारा, क्योंकि उस समय मुस्लिम वर्ग के विख्यात नेता माने जाते थे मोहम्मद अली जिन्ना और रहमत अली, जिसके नाम से जाना चौधरी रहमत अली। उस समय मुस्लिम वर्ग के नेता मुख्य रूप से माने जाते थे। माना जाता है कि जो पाकिस्तान अलग हुआ था 1935 भारतीय शासन अधिनियम का उसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए अब उसके बाद 1940 के बाद 1941 में लोगों का आह्वान होता रहा था। महात्मा गांधी ने इस मुद्दे को लेकर लोगों को धीरे धीरे इकट्ठा करा था और 1942 ईस्वी में आता है भारत शासन अधिनियम। देखिए उधर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है,
द्वितीय विश्व युद्ध से भारत को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण मिला, क्योंकि ब्रिटेन की उस समय युद्ध में जो जर्मनी उन लोग का हमला कर रहा था, उस समय उन लोग की स्थिति धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही थी, उन लोग की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी, जिसके भारतीय लोगों ने इस इधर अपनी मजबूती बनाकर उन लोग के अंग्रेजों को लोग क्या कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे भारत को छोड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हुए थे, ज़्यादा से लोग जागरूक हुए इस समय। अब धीरे धीरे उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के लोग प्रभावित हुए, उन लोग की सैनिक मारे गए, उन लोगों के पास आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। इसलिए भारत की आज़ादी में द्वितीय विश्व युद्ध का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और प्रथम विश्व युद्ध दोनों का एक महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है, ज़्यादातर उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध होते गया उस समय ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर है, सैनिक मारे गए, सैनिक कमजोर होते गए, जिससे भारत को आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती गई। देखिए अब हमने यहाँ नहीं बताया, देखिए उसी समय 1939 ईस्वी में, 39 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कब? 1939 में। किसके द्वारा एक संस्था बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में, और लोगों ने इससे जुड़कर लोगों के अंदर एक देश भावना, देशभक्ति की प्रेरणा जागने लगी। और 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, और उसके बाद 40 में पाकिस्तान का भी मांग हुआ। उधर अगल ब्रिटेन मुस्लिम वाले को सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज लोग। अब उसके बाद 1941 आते तो 1942 में महात्मा गांधी कई लोग मिलकर एक साथ एक आंदोलन शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। मुख्य रूप से 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए हम एक बात भूल गए हैं, उसको हम अभी आगे बताएंगे। 1928 में बारदोली सत्याग्रह, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट का बात है, उसको जिक्र कर लेंगे आगे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी। इसमें एक नारा दिए थे महात्मा गांधी जी, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिए थे। किसने? महात्मा गांधी जी। देखिए उसमें करो या मरो का मुख्य उद्देश्य था कि देश की आज़ादी के लिए, देश को, लोगों को एक प्रेरणा स्रोत जगाकर, प्रेरणा से उत्साह कर इस देश की स्वतंत्रता के लिए, या तो भारत की स्वतंत्रता को हम लोग प्राप्त कर लेंगे इस चरम सीमा पर आकर, या तो अंग्रेजों के द्वारा हम लोग अपनी असफलता को हार मान लेंगे। क्योंकि भारत के लोग एक अलग, देखिए बहुत लंबे समय से प्रयास की जा रही है भारत की स्वतंत्रता के लिए। 1930 में ही भारत लग रहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग हुआ, उस समय अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 12 साल हो गया, 42 आ गया, फिर भी कोई अभी कुछ सुनवाई हो नहीं रहा है। उसी समय महात्मा गांधी नारा देते हैं, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा लगाया जाता है, दिल्ली चलो। यानी अब लोगों को एकजुट होकर आंदोलन के लिए प्रेरित करना चाहते थे।
अब भारत छोड़ो का मुख्य उद्देश्य है कि अब अंग्रेज जो है इस भारत को छोड़कर अपने देश से, अपने इस भारत को छोड़कर क्या करें, ब्रिटेन चले जाएं। यानी भारत छोड़ो आंदोलन लगाया गया था उसी समय। भारत छोड़ो आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा लोग भाग लिए थे। जिस तरह प्रथम जन आंदोलन, द्वितीय जन आंदोलन था, उसी तरह तीसरा जन आंदोलन भी माना जाता है। इस भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 8 अगस्त को अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति किसको, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस अगस्त क्रांति जो यह हुआ था, इस समय प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे अब विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल इस समय द्वितीय विश्व युद्ध रहा, द्वितीय विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। अब देखिए उसी समय ब्रिस्टल चर्चिल ही लगे थे द्वितीय विश्व युद्ध में। अब भारत इधर अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा की स्रोत बन रहा था, तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हैं, जो बहुत प्रेरणा की स्रोत माना जाता है। लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना जागती है। देखिए करो या मरो का उद्देश्य था या नहीं कि खुद जान गंवा देना, उनका मतलब ना कि या तो देश के लिए लड़ते लड़ते हम शहीद हो जाएंगे या देश की स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे, या तो हमें शहीद होंगे उससे पर भी गर्व है कि हम देश के स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। लेकिन अभी वर्तमान में जो भारत के नवयुवक के इस समय जो नवयुवक लोगों में हुआ था, करो या मरो का उद्देश्य जो अभी आधुनिक समय में उन लोग के जो आकर्षण प्रतिकर्षण की भावना होती है नेगेटिव पॉजिटिव के प्रति, उन लोग ने उसे समझा है कि जो एक प्रेम प्रेमिका की प्यार है उसके लिए करो या मरो, यानी उसके प्यार में कुछ करो, उसके प्यार के लिए करो, या तो उसके लिए शहीद हो जाओ, या तो उसके लिए नस काट लो, या उसके लिए फांसी दे दो। महात्मा गांधी का यहाँ उससे कोई उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था या देश के तिरंगा, देश की मातृभूमि के लिए शहीद हो जाएंगे, या तो देश की मातृभूमि की झंडा को बचाकर अपने देश में लहराएंगे। यह उद्देश्य था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी कई उसके बाद प्रयास करते करते इस आंदोलन को भी 1942 में सफल बनाते हैं। इसमें कई सारे लोग, बहुत सारे अंग्रेजों को इसमें धीरे धीरे अब क्या किए, अंग्रेज लोग यहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लगते हैं। और उसी समय आता है क्रिप्स मिशन, 1942 में ही आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन कब आता है भारत में, 1942 मार्च 1942 मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, अरे क्रिप्स 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 मिशन, स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखिए स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसकी अध्यक्षता करते हैं मार्च 1942 में। कौन आया था, क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन आया था तो भारत की जो असहयोग आंदोलन था उसका विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी भारत के लोग अपनी इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई सारे उद्देश्य को एक साथ पूरा करते हुए आह्वान दिया और देश की धीरे धीरे स्वतंत्रता के नज़दीक पहुंचने लगे। और उसी समय एक भारत के महत्वपूर्ण जाने माने नेता कहाँ जाते हैं, जापान से होते हुए सिंगापुर पहुंचते हैं। और सिंगापुर में एक व्यक्ति सिंगापुर जाकर महात्मा गांधी से टेलीफोन से बात करते हैं। वहीं पर महात्मा गांधी को पहली बार जब सुभाष चंद्र बोस कॉल से बात करते हैं टेलीविजन से, तो उस समय महात्मा गांधी को नाम देते हैं। उस समय जब फोन से पहली बार बात करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। किसको, महात्मा गांधी जी, कि मेरे देश के राष्ट्रपिता जी
जो आप यह आंदोलन चला रहे हैं, यह एक सही पूर्ण आंदोलन है। देश की स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा स्रोत माना जा रहा है। यह देश को लिए एक न एक दिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के करीब पहुंच चुकी है। तो उसी समय राष्ट्रपिता का प्रयोग किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और उस समय जब हम लोग पढ़े थे, इससे पीछे चंपारण सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या कहा गया था? महात्मा की उपाधि। अब उस समय आगे आगे आते 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 धीरे धीरे बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा उपाधि दिया? बापू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बापू। और जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो अर्धनग्न फकीर कहकर किसने कह दिया था? विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर। देखिए अब हो गया, क्रिप्स मिशन आ गया। अब उसके बाद देखिए 1943 में पूना समझौता हो गया। हरिजन संघ का स्थापना हुआ था, हरिजन सेवा संघ 1932 में। पूना समझौता 1932 में अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था, पूना महाराष्ट्र में। अब देखिए स्टॉकफोर्ड क्रिप्स हो गया। देखिए 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1943 में। 1943 में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी को पहली बार क्या कहे थे? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता किसे कहे थे? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को किसने कहा था राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस। देखिए अब उसी समय जापान से होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। कौन? 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी जब जर्मनी पहुंचते हैं तो उस समय वो हिटलर से मुलाकात करना चाहते थे, तो क्योंकि जर्मनी उस समय सपोर्ट कर रहा था भारत को, क्योंकि भारत अब वो इंग्लैंड के समय किसी ओर से नहीं लड़ रहा था, इसीलिए उस समय जर्मनी धुरी राष्ट्र का नेता था, धुरी राष्ट्र ओर से लड़ रहा था और मित्र राष्ट्र को हराना चाह रहा था। उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी जाते हैं और जर्मनी में ब्रिटेन के हिटलर से मिलते हैं, और वो हिटलर से मिलना चाहते थे, लेकिन वो हिटलर के इतने हमशक्ल थे कि वो हिटलर से मिलने ही नहीं दे रहे थे। बार बार हिटलर, सुभाष चंद्र बोस जी बैठे थे कुर्सी पर, उनके दरवाजे पर, उनके महल में जाकर और उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो मिलना ही, क्योंकि इतने हिटलर के हम सफल थे कि लोग जाते थे तो उनके हम सफल से ही, हम शकल से देखकर उनके प्रणाम सलाम कर उनसे ही मिलकर बातचीत कर चले जाते हैं। लेकिन भारत के पहले महान क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने कई हिटलर के जैसे हम शकल आए, उन्हें कोई सबको इग्नोर कर देता है। जब अंतिम रूप से, क्योंकि सब लोग आते थे, अब सब लोग सोचता था कि कोई भी आता था उनका गार्ड लोग भी नहीं पहचान पाता था कि असली हिटलर कौन है, और कोई भी आता था तुरंत हिटलर को सलाम करता था। सुभाष चंद्र उठे कि उतना कई हम शकल थे, उसको ताका तक भी नहीं। एक बार जब असली रियल में हिटलर आते हैं तब उनसे हाथ मिलाकर खड़ा होकर क्या करते हैं, और हाथ मिलाते हैं, तब हिटलर सोचने पर मजबूर हो जाता है, यार ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे हम शकल को बहुत बड़े बड़े लोग देखकर समझ जाते हैं कि यही असल हिटलर है, लेकिन यह तो गजब आदमी है, गजब व्यक्ति है। तो उसने कहा था कि क्या आप चाहते हैं? तो उसी समय हिटलर ने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके सैनिकों का मजबूत चाहिए, सैनिकों का साथ चाहिए ताकि हमारी देश की स्वतंत्रता मिल सके। उसी समय जब आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसी समय जो हिटलर है अपने जर्मनी के सैनिकों को इनके साथ कुछ देता है, किस पर? वर्मा पर आक्रमण करते हुए पहुंचते हैं भारत में उसी समय सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में जो आजाद हिंद फौज बनाते हैं, उस समय अपनी अध्यक्षता संभालते हैं। कौन? उन्हें सैनिक देते हैं। तो जब वो आ रहे थे, जब उस समय जर्मनी से, उस समय जर्मनी का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता था हिटलर, बहुत बड़ा शासक था, बहुत लोगों को अगर युद्ध में गिरफ्तार कर लेता था, दूसरे कैदियों को तुरंत उसमें बंद करके क्या करता था, गोली बंदूक ने उन्हें बहुत फैसला लेता था, कहता कि का जरूरत पर मारे का दिन, गोली बंदूक हथियार कोनो नहीं, सीधा वानी के रूम में पैक करो, नाइट्रस ऑक्साइड गैस छोड़ो, हंसते लोग मर गया सीधा। उन लोग इतना समझदार था कि सोचता था कि हमारा गोली बंदूक पैसा कुछ नहीं है, बल्कि
एक थोड़ी छोटी सी गैस में क्या करता था, सब लोग को एक पल में मुंगा देता था। वह हिटलर इतना खतरनाक था, जर्मनी का तानाशाह उसे माना जाता था, नाजीवाद का प्रतीक था। उसके बारे में आप अलग जानेंगे। लेकिन देखिए उसी समय हिटलर ने, जब वो आ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो पूछना कि कहो कौन आदमी रोलाया थे ना, सब कोई हमारे हम सकले से पहचान जाला, हमके रियल में चिन्हला सा, हमके पहचानला सा, हमरे हम सकल के कोनो भावे नहीं दिलस। तब आदमी तब पूछलस कि भारत में बताओ, भारत के सबसे विख्यात लोग को क्या कहा जाता है, भारत में विख्यात लोग को किस नाम से जाना जाता है। तो जो उस समय उनके साथी थे, उनके सैनिक उस समय बताए कि भारत के सबसे विख्यात लोग हैं, भारत में उनको कहा जाता है नेता। भारत में सबसे बड़े लोग होते हैं नेता। उसी समय हिटलर ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी और कहा था कि जाइए नेताजी, आपके साथ मैं अपने सैनिकों को देता हूं, आप और हमेशा आप युद्ध लड़िए और ब्रिटेन को पराजित करिए, ब्रिटेन से स्वतंत्र होइए, मैं आपका सपोर्ट करता हूं। उसी समय पहली बार नेताजी का शब्द का प्रयोग, नेताजी की उपाधि किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस।